हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अगला टॉपिक, जिसमें हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। और आज हम देखेंगे आगे की चीजें। जैसे आज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ और ये जो भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं ये पूरे लेक्चर्स आपको मिले, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी को। सारथी को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और सारथी के माध्यम से अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेहतरीन करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग यहां तक देख लिए थे प्रॉमिस किसे कहते हैं। प्रॉमिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज बी एंड प्रॉमिस इज अ प्रपोजल दैट एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज। प्रॉमिस क्या है? एक तरह का ऑब्लिगेशन है जो दोनों ही पार्टीज का होता है एक दूसरे के प्रति। जैसे हम कल एक एग्जांपल भी दिए थे आपको कि 5 रुपए का पेंसिल हम आपको दे रहे हैं, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है। हमने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 5 रुपए का पेंसिल दे दूंगा, तो ये आपका भी ऑब्लिगेशन है कि आप मुझे 5 रुपए दे दे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैं आपको बताया था बार बार कि सबसे पहले ऑफर दिया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले सामने वाला इंसान ऑफर देता है, ऑफर के बाद उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेंस करने के बाद एक एग्रीमेंट बन जाता है, और जब वो एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है तो वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज इन्फोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ, thus contract agreement enforceability, all agreements are not contract but all contracts are agreement। शायद ये लाइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, A agrees to sell his Fiat car to B for ₹20,000. It is an agreement which is enforceable at a court of law. If A does not sell the car, B can file a suit to recover the car or damages. Similarly, if B does not purchase the car, A can file a suit against B to compel him to purchase the car or pay damages. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक इंसान A है और एक इंसान B है। A जो इंसान है वो इस बात पे सहमत है कि मैं B को अपनी कार बेच दूंगा। अगर A ये मना कर देता है कि मैं B को अपनी कार नहीं बेचूंगा, ये एग्रीमेंट करने के बाद, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद, जब ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली रजिस्टर्ड हो जा रहा है एग्रीमेंट, उसके बाद अगर वो मना करता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यदि ए अपने कार को बेचने से मना कर देता है, पहले राजी था अभी मना कर रहा है, तो बी उसके खिलाफ कोर्ट में एक केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, और वो उससे कंपनसेशन मांग सकता है और वो उसको फोर्स कर सकता है अपनी कार बेचने के लिए। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जरूरी नहीं है कि ए ही गलती करे, हमेशा हो सकता है बी ही अपने बात से मुकर जाए। बी ने पहले एग्री किया था कि वो उससे फिएट कार खरीदेगा 20,000 रुपए में, लेकिन बाद में वो डिसएग्री कर जाता है, बाद में वो मना कर देता है कि मैं तुमसे तुम्हारी फिएट कार नहीं खरीदूंगा। तो इस केस में बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मना ना करे, और यदि फिर भी वो मना करता है तो ए का ये राइट है कि वो रेमेडी ले सकता है कोर्ट से। वो जाके कोर्ट में इसका कंप्लेन कर सकता है, इसके खिलाफ केस कर सकता है और ये कह सकता है कि आप मुझे अपनी कार, आप मेरी कार खरीदेंगे और आप मुझे अपना पैसा देंगे। और यदि वो इंसान ऐसा नहीं करता है तो उसको उसके ऊपर पनिशमेंट लगाया जा सकता है, उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट वुड बी क्लियर दैट एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन्फोर्सेबल। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल and therefore they do not become contracts. All contracts are agreements because a contract by its very nature
is an agreement enforceable at law. Therefore, unless there is an agreement, there cannot be a contract. For a contract, there must be an agreement. Hence, we can conclude that all the contracts are agreement, but all the agreements are not contracts. उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले हमको एग्रीमेंट बनाना होता है, उस एग्रीमेंट को जब हम लीगली इन्फोर्स कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बन सकता है दो इंसानों के बीच में जब तक दो इंसानों के बीच में एग्रीमेंट नहीं बनता है। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू फ्रेम एन एग्रीमेंट। जब तक आप एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। यानी एग्रीमेंट पहला स्टेप है, उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। The law of contract is essentially the law of obligations because an agreement creating legal obligation is a contract. However, the law of contract is not the whole law of obligations because the obligations do not necessarily arise out of an agreement. Obligations may arise out of a number of sources. For example, torts or civil wrongs, quasi-contracts or implied contracts, judicial decisions, trust, decree, husband and wife relationship, etc. अब इसमें कहा जा रहा है कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट से दो इंसान के बीच में ऑब्लिगेशंस बन जाता है। अब आपका ऑब्लिगेशन कुछ और बन जाएगा कि आप ये काम करेंगे, मेरा ऑब्लिगेशन ये बन जाएगा कि मैं ये काम करूंगा, तभी जाके एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो पाएगा। हमेशा एग्रीमेंट से ऑब्लिगेशंस बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट से ही बनते हैं। एग्रीमेंट से जरूर दोनों ही पार्टीज का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट से ही ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट के अलावा भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, आपका दायित्व। कैसे कैसे केस में हो सकते हैं? सिविल रॉन्ग के केस में भी ऑब्लिगेशन हो सकता है। भले ही आपने किसी इंसान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपका उसके प्रति ऑब्लिगेशन बन सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग कॉन्ट्रैक्ट के सिमिलर होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उस केस में भी आपका ऑब्लिगेशन बन सकता है। जुडिशियल डिसीजंस यानी जो कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, उस केस में भी आपका ऑब्लिगेशन बन सकता है। ट्रस्ट, विश्वास यदि कोई इंसान आप पे करता है तो आपका भी ये ऑब्लिगेशन, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसके विश्वास को कायम रखने में उसकी मदद करें। डिक्री मतलब राइट होता है जो कोर्ट के ऑर्डर से क्रिएट होता है, तो डिक्री से भी इंसान का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है कि हस्बैंड अपने वाइफ के साथ कोऑपरेशन में रहेगा, और वाइफ का भी ऑब्लिगेशन होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेशन में रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट्स से तो क्रिएट होते ही हैं, लेकिन एग्रीमेंट्स के अलावा भी ऑब्लिगेशंस नॉर्मल लाइफ में क्रिएट होते हैं। ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एग्रीमेंट ही बनाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशंस ऐसे भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, so these obligations arise independently and do not arise out of an agreement, although these obligations are enforceable like a contract, yet these are not included in the law of contract because law of contract is concerned only with those obligations which arise out of an agreement. Hence, law of contract is not the whole law of obligation, it is the law of only those obligations which arise out of an agreement. यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर ऑब्लिगेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक ऑब्लिगेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केवल वही ऑब्लिगेशंस कवर होते हैं जो ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट के बाद अराइज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट बनाने के बाद अराइज होते हैं, केवल वही ऑब्लिगेशंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, it is interesting to note the observations made by Salmond in this respect. The law of contract is not the whole law of agreements, nor it is the whole law of obligations. It is the law of those agreements which create obligations and those obligations which have their sources in agreements. The law of contracts exclude from its purview all such obligations which are not contractual in nature and agreements which are social in nature. यानी ये कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केवल वही एग्रीमेंट्स आते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर के होते हैं। उसके साथ साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वही ऑब्लिगेशंस आते हैं जो
एग्रीमेंट्स के बाद अराइज होते हैं। यानी जो एग्रीमेंट्स या तो एग्रीमेंट्स के बाद अराइज होते हैं या तो वो एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के होते हैं, उन्हीं की वजह से जो ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं उन्हीं ऑब्लिगेशंस को केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट खेल लिए। अब हम ये जानेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट किसे कहेंगे और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे। तो सीधे सीधे साधारण शब्दों में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब ऑफर दिया जाता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। जब ऑफर दिया जाता है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्स कर दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्स कर दिया जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में लीगलिटी की आवश्यकता पड़ती है, कानून की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एग्रीमेंट में केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे लीगलिटी की, कानून की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शंस के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। A contract is defined under section 2 clause H and an agreement is defined under section 2 clause B। section 2 clause E में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। अब ये सेक्शन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज E, सेक्शन 2 क्लॉज B किस एक्ट का है? तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लोग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है उस एग्रीमेंट से जो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कर दिया गया है। दूसरी बात, एग्रीमेंट किसे कहेंगे? तो एग्रीमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी हर प्रॉमिस या फिर हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे इंसान के लिए कंसिडरेशन को अराइज करता है, कंसिडरेशन को फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया एग्रीमेंट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एक्ट, एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस दैट फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, अगला है स्कोप। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बड़ा लिमिटेड है और जो आपका एग्रीमेंट का स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्रीमेंट हमारे जिंदगी में बहुत सारे होते हैं लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं आपको, लेकिन टारगेट सेमेस्टर जैसा ब्रांड चैनल आपको नहीं मिलेगा, टारगेट सेमेस्टर जैसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको पढ़ा के 8 CGPA 9 CGPA तक लेके आता है। जो बच्चा 10 दिन पहले पढ़ाई शुरू करता है वो बच्चा भी हमारा रिकॉर्ड रहा है, आप जाके हमारा इंटरव्यू देख सकते हैं बच्चों के साथ। तो ये जो आपका ये जो चीज है, यूनिकनेस जो है टारगेट सेमेस्टर के अंदर, वो केवल आपको टारगेट सेमेस्टर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जाइए सारथी को परचेज कर लीजिए, आपकी सेमेस्टर की जर्नी आंख बंद करके आप बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है नेचर। नेचर की बात करें तो ओनली वैलिड एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेचर की यदि बात करें तो केवल जो वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं, जिन एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी होती है, उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। लेकिन इनवैलिड एग्रीमेंट्स को भी एग्रीमेंट कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इलीगल एग्रीमेंट बनाया आपके और हमारे बीच। हमने एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपसे 10 लाख रुपया लूंगा और उसके बदले मैं इस इंसान का कत्ल कर दूंगा। ठीक है, मैं आपसे 10 लाख रुपया लूंगा, उसके बदले एक इंसान का कत्ल कर दूंगा। और यदि ऐसा होता है तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट इलीगल है, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। इस एग्रीमेंट को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। जब आप कोर्ट में ऐसा एग्रीमेंट लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो वकील और जज आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे और आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलने लगेगा, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा लीगल होते हैं, लेकिन
एग्रीमेंट्स लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगली इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन एग्रीमेंट्स लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ठीक है। छठवां है इंटरेक्शन। अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट। इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन की बात करें, सॉरी इंटरेक्शन नहीं है, इंटर रिलेशन है, अंतः संबंध। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एग्रीमेंट बनेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आपस में संबंधित है। लेकिन क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आपस में संबंधित है? एग्रीमेंट तो पहले बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या एग्रीमेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा? ऐसा नहीं, ठीक है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का इंटर रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का इंटर रिलेशन है। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट है, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीमेंट पे है। जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन भले ही कॉन्ट्रैक्ट न बने एग्रीमेंट बन सकता है। अगला इसेंशियल्स। तो कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लाइक कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट एटसेट्रा। यानी कॉन्ट्रैक्ट में सारी के सारी इसेंशियल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए सामने वाले इंसान का और हमारा, कि हम उस कंसिडरेशन को, उस प्रॉमिस को पूरा कर सकें। और इसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट यानी आप स्वतंत्र रूप से इस बात पे सहमत हैं जो आप एग्रीमेंट पे लिख रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स हैं कंसिडरेशंस, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट और कंसेंट, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन एग्रीमेंट का बस एक एसेंशियल है कि एग्रीमेंट में ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस के अलावा एग्रीमेंट में कोई तीसरा एसेंशियल नहीं है। यानी अगर आप एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो एसेंशियल्स केवल ऑफर्स हैं और एक्सेप्टेंस है, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट, कोई एसेंशियल नहीं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। यदि आप चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बना सकते हैं सारथी 3.0 की मदद से। तो जाइए सारथी लीजिए और अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाइए। दैट्स ऑल।